दो संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर मध्य पद निवेश करना है। हमने माना कि जो दो दी गई संख्याएं हैं वह a और b है, इनके बीच में हम n गुणोत्तर मध्य पद निवेश कर रहे हैं g1, g2, g3 और gn, ताकि अब यह श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। जब गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगी तो अब हम देखें g1 से लेकर के gn तक हमारे n पद हैं, ये एक और जुड़ गया तो n+1 होगा और ये एक और जुड़ेगा तो n+2 होगा। तो टोटल पदों की संख्या हो जाएगी n+2, अर्थात पदों की संख्या बराबर n+2। हम जानते हैं कि n+2वां जो पद है वह हमारा b है। n+2 के लिए सूत्र गुणोत्तर श्रेणी का हम लगाएंगे, जिसका पहला पद a है, सर्वंतर नहीं दिया है तो हम स्मॉल r मान लें, तो इसका मान हो जाएगा a r पर जितना पदों की संख्या है उससे r एक घात कम होता है, यह बराबर हो जाएगा b। यहाँ से r पर n+1 घात b/a के बराबर होगा, जहाँ पर r का मान हो जाएगा b/a। यह जब घातांक उधर जाता है ट्रांसफर होता है तो 1/, में इतना घातांक हो जाता है। r का मान हमने निकाल दिया। पहला पद पता है, सारा अनुपात पता है, तो हम g1 का मान निकाल सकते हैं। g1 क्या होगा, a में r का गुणा करने से प्राप्त होगा, अर्थात a × b/a पर 1/n+1। दूसरा पद g2 है, g2 बराबर हो जाएगा ar² बराबर a b/a पर 2/, है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2/n+1 हो जाएगा। इसी तरह से जो nवां हमारा गुणोत्तर माध्य पद होगा वह r पर n/n+1 होगा। इस तरह से a और b और n की जो वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व करने से हमें गुणोत्तर श्रेणी के माध्य पद प्राप्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए कि a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल, समांतर श्रेणी में इसी चीज़ को हमने योगफल पर दिखाया था। गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य का nवां घात होता है, nवें घात के बराबर होता है। ये हमें दिखाना है। तो मैंने दो संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर माध्य पद लिया जाए और उन गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल हम निकालें। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, उसके बाद g1, g2, gn का हमने मान निकाल दिया। अब हम इनका गुणनफल निकालेंगे, अर्थात g1 × g2 × g3 × gn, n पदों का, n गुणोत्तर माध्य पदों का हम गुणा करेंगे। इनका मान रखने के बाद तो हम देख रहे हैं कि a सबके साथ है, a में n बार गुणा होगा तो उसे a पर n घात लिख सकते हैं। b/a गुणनफल में सबके साथ होगा, आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को हम जोड़ देते हैं एक ही आधार पर, अर्थात b/a पर घात 1/n+1, 2/n+1, 3/n+1 और आखिरी है n/n+1। a पर n घात इंटू b/a। यदि हम n+1 लघुत्तम ले लें, ऊपर होगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन n। ऊपर हमारा समांतर श्रेणी के n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, जिसका हमने योगफल निकाल करके दिखाया था कि इसका योगफल कितना होगा। यह आता है बराबर नहीं होगा, इंटू में है, n+1/2, इसके बटा में दिया है n+1। n+1 से n+1 ख़त्म हो जाएगा तो b/a पर घात n/2 होगा केवल। इसको हम लिख लेते हैं a पर n घात और b/a पर n/2 घात।
इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यह b पर n/2 घात होगा और नीचे a पर भी n/2 घात होगा। यहाँ ऊपर a पर n घात है, इसको सॉल्व करेंगे तो a पर n में से n/2 घात यह कम हो जाएगा और b पर n/2 घात दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं a पर n/2 और b पर n/2। यहाँ तक हो गया, बस एक लाइन और बढ़ाना है, उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इसलिए G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn का मान हो जाएगा a पर 1/2 b पर 1/2 पर घात n। देख लेते हैं, यदि n घात चढ़ाएंगे तो यह a पर n/2 होगा जो दिया हुआ है, b पर भी n घात चढ़ाएंगे तो b पर n/2 हो जाएगा जो दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a b पर घात n, और ए बी क्या है, a और b का गुणोत्तर माध्य है। कल हमने बताया ही था गुणोत्तर माध्य अंडर रूट a इंटू बी के बराबर होता है टू दी पावर n। अतः हमें सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं a और b के बीच में n गुणोत्तर माध्य पदों को निवेश किया जाए तो इन n गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य का nवें घात के बराबर होता है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन, ये तरीका है जिसके आधार पर हम गुणोत्तर माध्य पदों को निवेश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हल कर लेते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य यदि दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य स्मॉल कैपिटल ए है तथा उन दोनों संख्याओं के बीच में दो गुणोत्तर माध्य पद p और q निवेश किए जाते हैं तो सिद्ध करना है p² प्लस q² बराबर 2a। और दूसरा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर एवं गुणोत्तर माध्य क्रम 60 और 5 हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि जो दो संख्याएं हैं वह दो संख्याएं, माना दो संख्याएं जो दी गई हैं हमने उनको मानना पड़ेगा ना, संख्याएं x और y हैं। हमने x और y मान लिया। अब पहला ये कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य a है, मतलब x और y का समांतर माध्य यह हमारा a दिया हुआ है। x y का समांतर माध्य होता है इनके योगफल का आधा बराबर a है, ठीक है। जहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2a। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसका यूज हम करेंगे। अब दूसरा हमारा कंडीशन है कि दो संख्याओं के बीच दो गुणोत्तर माध्य p और q निवेश किए जाते हैं। मतलब क्या कि यहाँ x है, यहाँ y है, इसके बीच में दो संख्याएं हम डाल रहे हैं, एक है हमारा p और दूसरा है हमारा q। ये गुणोत्तर माध्य पद हैं, अर्थात यह श्रेणी हमारी किस श्रेणी में होगी, गुणोत्तर श्रेणी में होगी। टोटल 4 पद हैं। चौथा पद हमारा y के बराबर है। चौथा पद AR³ होता है बराबर y के। पहला पद a का मान x दिया है तो x इंटू r पर क्यूब बराबर y, तो r पर क्यूब घात का मान हो जाएगा y/x, जहाँ से r का मान हम निकाल सकते हैं y/x पर 1/3 घात। p जब हमें r का मान निकल गया, पहला पद हमारा x सही है तो हम p और q का मान निकाल सकते हैं। p हमारा दूसरा पद है a r के बराबर होगा, a का मान x है, y का मान और r का मान y/x पर 1/3 घात है। यदि इसके घातांकों को हम सॉल्व करें तो x पर 1 घात है और x पर 1/3 है, ऊपर जाएगा तो -1/3, तो x पर 1 ऋण 1/3 और y पर 1/3 होगा। यदि हम घातांकों को अच्छे से पढ़े हो तब इसको आराम से समझ जाओगे कि इसका मान इसके बराबर होगा, ठीक है। यह हो गया तुम्हारा p का मान। अब आते हैं q का मान। q बराबर होगा, यह p दूसरा पद था, q तीसरा पद हो जाता AR स्क्वायर इसका मान होगा। a का मान x है, r का मान है y/x पर 1/3, इसका वर्ग है तो आ जाएगा 2/3।
जैसे यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया है वैसे हम यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और y पर भी 2/3 अतः x पर 1/3 घात हो जाएगा और y पर 2/3 घात हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आते हैं जो सिद्ध करना है उसके LHS को ले लेते हैं हम। LHS हमारा है q² प्लस p² हम चाहें तो लघुत्तम ले लें। यदि लघुत्तम लेते हैं तो हमको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर q पर 3 घात होगा, p पर 3 घात होगा और नीचे p इंटू क्यू हमने लघुत्तम लिया। जब p इंटू क्यू लघुत्तम लेंगे तो q का इसमें गुणा होगा, p का इसमें गुणा हो जाएगा। अब q पर 3 घात, q हमारा ये है x पर 1/3 y पर 2/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x y² पर 1/3 यह q का मान हुआ। जब q का हम घात करेंगे, q का 3 घात करेंगे तो यह 1/3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल xy²। तो यहाँ पर बचा x y² प्लस p पर 3 घात जब करेंगे, ये हमारा p है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² y पर 1/3 घात। जब p पर 3 घात करेंगे तो 1/3 खत्म होगा, मिलेगा हमारा केवल x² y। अब p में q का गुणा करना है। p हमारा ये है, देख लो, x पर 2/3 y पर 1/3 ये p का मान हुआ और ये q का मान है, गुणा के रूप में है 1/3 और y पर 2/3। यहाँ देखते हैं x पर 1/3 है, सॉरी 2/3 है और यहाँ x पर घात 1/3 है। जब जोड़ेंगे कई घातांक में तो x पर 1 घात हो जाएगा और इसी तरह यहाँ y पर भी 1 घात होगा, तो x पर 1 घात y पर 1 घात। ये गुणनफल चारों का हो गया, नीचे वाले हर का। ऊपर वाले xy² प्लस y², x यदि हम x इंटू वाई कामन ले लेते हैं, x इंटू वाई कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस x, y प्लस x। ये देखो xy से xy दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल x प्लस y हुआ। x प्लस y का मान समीकरण नंबर 1 से 2a के बराबर है और 2a ही हमारा क्या था, वह हमारा RHS था जिसको हमें सॉल्व करना था, ज्ञात करना था। यह तरीका है कि सबसे पहले हमने दोनों संख्याओं का समांतर माध्य वाला कंडीशन लगाया, फिर गुणोत्तर माध्य पद वाला कंडीशन लगाकर गुणोत्तर माध्य पदों को प्राप्त कर लिया, p और q का मान, और उसके बाद LHS में p और q का मान हमने हल उसको रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात, एक ये वाला एग्जाम्पल भी हम लोग हल कर लें। द्विघात समीकरण के मूल समांतर गुणोत्तर श्रेणी में है। हमने मान लिया कि माना समीकरण के जो मूल हैं वह हमने मान लिया कि a और b हैं। तो समीकरण क्या होगा जब मूल दिए गए हैं, तो वह द्विघात समीकरण होता है x² माइनस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी बराबर 0। इसमें a और b का मान यदि हम रख देते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी में a और b का मान निकाल के पुट करेंगे, हमारा उत्तर मिलेगा। कह रहा है दो समीकरण जो मूल हैं उनके समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रम 60 और 5 है, और जो मूल हमने माना है वह a है, मतलब a और b का समांतर माध्य यह हमारा दिया हुआ है 8 के बराबर। a और b का समांतर माध्य मतलब इनके योगफल का आधा यह बराबर 8 है, तो a प्लस b का मान आ जाएगा 16। इनका नंबर हमने 2 मान लिया। पुनः कह रहा है कि a और b का गुणोत्तर माध्य भी दिया हुआ है। इनका गुणोत्तर माध्य ये बाद वाला है तो बाद वाली संख्या 5 होगी। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य करणीय में दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात हमने निकाल दिया अंडर रूट ए बी का मान आ गया ये 5। ठीक है, अंडर रूट ए बी का यदि हम वर्ग कर देते हैं यहीं पर तो ए बी का मान आ जाएगा 25 के। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ए प्लस बी का मान है, ए बी का मान है, यहाँ से हम ए का मान निकाल के इसमें रख देंगे या यहाँ से बी का मान रख के इसमें रख देंगे, तो हमें
ए और बी का मान इसको हल करने से प्राप्त होगा। समीकरण 2 से b बराबर 16 माइनस 1 समीकरण 3 में रखने पर, रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में, इसमें रखेंगे b बराबर 16 माइनस a। यह है ए बी बराबर 25, इसमें a की जगह पर a रखें, b की जगह पर 16 माइनस 1 रखेंगे, यह होगा 25। यदि हम गुणा करते हैं तो 16a माइनस ए स्क्वायर बराबर 25। हम इसको भी इधर लेकर के चले जाएं तो ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 25 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसे सॉल्व करके और हमें ए और बी का मान निकालना है, इसको मान प्राप्त करना है। थोड़ा सा हम लोग आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमें केवल समीकरण ही निकालना था। तो हम यहाँ से जो मान निकाले हैं ए प्लस बी और ए इंटू बी का, यह मान ही उठा करके हमें रख देना है समीकरण 1 में। इसलिए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का मान रख दें यहाँ से 16x और a इंटू बी का मान रख दें 25, यह बराबर 0। यह हमारा वह द्विघात समीकरण है जिसका मान हमें निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। जैसे हमने समांतर श्रेणी में कहा था कि 3 संख्याओं को हमें लेना है, 4 संख्याओं को माननी है, 5 संख्याओं को तो मानते हैं। उसी तरह से यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 संख्याओं को हमें माननी है, 3 संख्याओं को हमें लेना है, चुनना है, तो मानते हैं a/r, a और ar। यदि हमें 4 संख्याओं को माननी है तो हमें लेते हैं a/r³, a/r, ar और ar³। यदि हमें 5 संख्याओं को माननी रहती है तो हम लेते हैं 5 संख्याएं a/r², a/r, ar और ar²। इनके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यह भी हमारा समांतर श्रेणी जैसा ही है, जहाँ समांतर श्रेणी में प्लस दिया था वहाँ हम गुणा कर दें और जहाँ ऋण दिया था वहाँ भाग कर दें, तो यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाता है। एक दो एग्जाम्पल इस पर हम चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बस हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, सिद्ध करने वाला है कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a 1/a प्लस बी, 1/2b और 1/b प्लस सी समांतर श्रेणी में होंगे। चूँकि हमने कहा था कि यहाँ से भी शुरू करके इसको हम दिखा दें या यहाँ शुरू करके यहाँ इसको हम दिखा दें, दोनों तरीका हमारे पास है, चाहे जो आसान लगे। तो हमने माना, जो हमको सिद्ध करना है उसको पहले मान लेते हैं कि माना a प्लस बी 1/2b और 1/b प्लस सी यह समांतर श्रेणी में हैं। तो जब समांतर श्रेणी में होंगे तो क्या कंडीशन हम लगा दें कि इनका सार्वनुपात बराबर होना चाहिए, अर्थात दूसरे में से पहला पद घटाएं और तीसरे में से दूसरा पद घटाएं तो यह आपस में बराबर होना चाहिए। हम मान रख रहे हैं 1/a प्लस बी, यह हमारा पहला हो गया। तीसरा हमारा है 1/b प्लस सी और दूसरा है 1/2b। इनको सॉल्व करने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2ba प्लस बी हमने लघुत्तम लिया, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी माइनस में 2b। यहाँ हमने 2b प्लस सी लघुत्तम लिया, तो यह हो जाएगा 2b माइनस में b प्लस सी। 2b से 2b ख़त्म हो सकता है, ये दोनों एक जैसे हैं। ऊपर आए प्लस भी है और माइनस 2b है, तो माइनस वाला ज़्यादा, माइनस 2b में से एक b घटाएंगे तो यह a माइनस बी हो जाएगा और नीचे a प्लस बी। इसी तरह से यहाँ से 2b माइनस भी करेंगे तो एक भी बचेगा, अब माइनस सी अपान में b प्लस सी हो जाएगा।
यदि हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं यहाँ भी, यह होगा a माइनस बी इंटू बी प्लस सी बराबर b माइनस सी इंटू ए प्लस बी। ये आ गया। इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ दो दो चार पद हो जाएंगे। a का b में गुणा करेंगे तो ए बी मिलेगा, a का c में गुणा करेंगे तो ए सी मिलेगा, माइनस बी का माइनस प्लस बी में गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में बी सी। यहाँ जाए बी का ए में गुणा करेंगे तो ए बी, बी का बी में गुणा करेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस में बी सी। माइनस बी सी ख़त्म होगा, इधर आएगा तो यह ए बी दोनों का चिन्ह एक जैसा है, एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो एक का चिन्ह बदल जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उधर ले जा करके, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ेगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम यदि इधर ट्रांसफ़र करें, इधर ला करके जोड़ दें तो AC और AC हो जाएगा 2AC, 2 से 2 ख़त्म कर दें तो b स्क्वायर बराबर AC, b स्क्वायर बराबर AC या b बराबर अंडर रूट AC, अर्थात b जो है a और c का गुणोत्तर माध्य हुआ, अर्थात a और c के बीच में यह b होगा, ताकि हमारी जो श्रेणी है वह गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। यह हमने सिद्ध कर दिया जो दिया हुआ है। अतः यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं।